चलिए आज एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा शुरू करते हैं जो बिल्कुल डेविड बनाम गोलियत जैसी है। मतलब एक तरफ साधनहीन साधारण किसान और दूसरी तरफ एक बेहद ताकतवर सामंती व्यवस्था। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उन बेखौफ किसानों की जिन्होंने इस मजबूत दमनकारी ढांचे की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। इस एक्सप्लेनर में हम इसी बेमिसाल संघर्ष को करीब से समझेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने भारतीय इतिहास के सबसे लंबे, शांतिपूर्ण और संगठित किसान आंदोलन को जन्म दे दिया। ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि एक ऐसी आग थी जो दशकों तक धधकती रही। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। इस पूरे इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम सामंती व्यवस्था की हकीकत से शुरू करेंगे, बिजोलिया, बेंगू बूंदी, शेखावाटी, अलवर मारवाड़ से होते हुए अंत में बीकानेर की निर्णायक जीत तक पहुंचेंगे। चीजें बहुत स्पष्ट और क्रमानुसार होंगी। तो पहला हिस्सा है राजस्थान की दमनकारी सामंती व्यवस्था। विद्रोह की इस पूरी कहानी को समझने के लिए उस घुटन भरे माहौल को समझना बहुत जरूरी है जिसने इसे भड़काया। इस पूरी व्यवस्था को अगर 2 शब्दों में समझना हो तो वो है बेगार और रेख। बेगार का सीधा सा मतलब था बिना कोई पैसा दिए किसानों से जबरन काम करवाना, और रेख ये संपत्ति का एक अनुमानित राजस्व था जिसके आधार पर सेना का खर्च और उत्तराधिकार शुल्क तय होता था। कुल मिलाकर इस पूरी व्यवस्था का सारा आर्थिक बोझ सीधा किसान की कमर तोड़ देता था और उसे जानबूझकर गरीबी में धकेल कर रखा जाता था। और ये शोषक रवैया कितना बेतुका था, जरा इन करों यानी लाग बाग को देखिए। मतलब बेटी की शादी करनी है तो चवरी लाग भरो, शासक की सेना आसपास डेरा डाले हैं तो उन्हें खाना खिलाने के लिए खिचड़ी लाग दो। और सबसे कमाल की बात तो तलवार बंधाई थी। नया जागीरदार गद्दी पर बैठेगा लेकिन उसका उत्तराधिकार शुल्क किसान की जेब से वसूला जाएगा। ये सिर्फ टैक्स नहीं थे, बल्कि एक आम इंसान की मेहनत और आत्मसम्मान पर सीधा वार थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बिजौलिया का मैराथन आंदोलन। इसी बेतहाशा शोषण ने उस चिंगारी को जन्म दिया जो आगे चलकर दावानल बनी। मेवाड़ रियासत के बिजोलिया की बात करें तो यहाँ किसानों पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 84 अलग अलग तरह के कर थोपे गए थे। और यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि इस अन्याय के खिलाफ उठा आंदोलन कोई क्षणिक गुस्सा नहीं था। ये पूरे 44 सालों तक चला। जी हाँ, 44 साल। ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन है जो अपने आप में एक मिसाल है। इस 44 साल के लंबे सफर को हम मुख्य रूप से 3 चरणों में देख सकते हैं। शुरुआत में 1897 से साधु सीताराम दास ने किसानों को एकजुट करके इसकी मजबूत नींव रखी। फिर 1915 के बाद विजय सिंह पथिक ने इसे एक तेज गति और राष्ट्रीय पहचान दी। अंत में माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में ये अपने मुकाम तक पहुंचा। नेतृत्व जरूर बदलता रहा, लेकिन किसानों का हौसला और संकल्प कभी नहीं डिगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ किसान पंचायतें थीं जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कर न देने का आंदोलन चला रही थीं, पत्रकारिता से जागरूकता फैला रही थीं और अपने बुनियादी मानवाधिकार मांग रही थीं। और दूसरी तरफ वो सामंती राज्य था जिसने अपने 84 मनमाने कर नहीं छोड़े, जांच आयोगों की रिपोर्टों को रद्दी में डाल दिया, नेताओं को गिरफ्तार किया और आवाज उठाने वाले किसानों को उनके घर से निकाल दिया। तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, बेंगू और बूंदी में प्रतिरोध। बिजौलिया की इस सफलता और हिम्मत की गूंज बहुत देर तक एक जगह कैद नहीं रह सकती थी। जल्द ही ये आग आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई। अब इस घटना में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि राज्य को किसानों से शांतिपूर्ण समझौते बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। 1922 में जब बेंगू में रावत अनूप सिंह ने किसानों की मांगें मान ली तो महाराणा ने उसे सीधे रूस की वामपंथी क्रांति से जोड़ दिया। इसे बोल्शेविक समझौता कहकर तुरंत रद्द कर दिया गया और शांति की जगह किसानों की आवाज को कुचलने के लिए ट्रेंच कमीशन भेज दिया गया। इसी हिंसक और क्रूर नीति का एक बेहद दुखद परिणाम बूंदी के डाबी में सामने आया। 2 अप्रैल 1923 की बात है। नानक जी भील शांति से झंडा गीत गा रहे थे और तभी बिना किसी उकसावे के पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। नानक जी शहीद हो गए। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे आंदोलन में एक गंभीर और भावुक मोड़ ला दिया। हमारा चौथा हिस्सा शेखावाटी के उग्र किसान विद्रोहों पर केंद्रित है। यहाँ हालात तब बिगड़े जब भू राजस्व को अचानक 25% से बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया गया। इस मनमानी बढ़ोतरी ने
एक ऐसे संगठित विद्रोह को जन्म दिया जिसने पूरे शेखावाटी को हिला दिया। क्षेत्रीय जाट महासभा ने इस बिखरे हुए गुस्से को एक जबरदस्त ताकत में बदल दिया। 1931 में जाट सभा का गठन हुआ, 1933 में पलसाना सम्मेलन हुआ और फिर 1934 का जाट प्रजापति महायज्ञ। जरा सोचिए, उस दौर में 3.5 लाख लोगों की भीड़ एक जगह उमड़ पड़ी थी। ये कोई आम लामबंदी नहीं थी। और इस पूरी क्रांति की सबसे ऊर्जावान और प्रेरक तस्वीर महिलाओं की भागीदारी थी। ये सिर्फ दर्शक नहीं थीं, बल्कि मुख्य मोर्चे पर खड़ी थीं। 25 अप्रैल 1934 को सीकर के कटराथल में किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने सामंती दुर्व्यवहार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तमा देवी के ओजस्वी भाषण और दुर्गा देवी, फूला देवी जैसी नेताओं के बिना शेखावाटी का ये आंदोलन इतना सशक्त कभी नहीं हो पाता। 5वां हिस्सा इतिहास के एक स्याह अध्याय की ओर ले जाता है, अलवर और मारवाड़ में नरसंहार। जब भी सत्ता को चुनौती मिलती है, वो अक्सर क्रूरता पर उतर आती है। चलिए देखते हैं कि अलवर में नीमूचाणा नरसंहार तक बात कैसे पहुंची। ये एक के बाद एक हुई घटनाओं का नतीजा था। पहले राज्य ने फसल बर्बाद करने वाले जंगली सुअरों को मारने पर रोक लगा दी, जिससे किसानों की रोजी रोटी छिनने लगी। ऊपर से 1923 में टैक्स भारी मात्रा में बढ़ा दिए गए और जब इन नीतियों से तंग आकर 14 मई 1925 को नीमूचाणा में किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन पर बिना उकसावे के जानलेवा गोलियां बरसा दी गईं। इस घटना की भयावहता ने पूरे देश को सन्न कर दिया। महात्मा गांधी के ये शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं। उन्होंने इसे जलियांवाला बाग से भी भयानक बताते हुए दोहरी डायर शाही करार दिया। यह कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि राज्य प्रायोजित हिंसा की पराकाष्ठा थी। और सिर्फ नीमूचाणा ही नहीं, ये क्रूरता आगे भी जारी रही। मथुरा दास माथुर का ये गहरा चिंतन 1947 में मारवाड़ के डाबड़ा में हुए नरसंहार की याद दिलाता है। सोचिए, देश आज़ादी के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा था, फिर भी इन किसानों को अपने मूल अधिकारों के लिए अपने खून की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। अब हम इस एक्सप्लेनर के छठे और अंतिम हिस्से पर आ गए हैं, बीकानेर और अंतिम विजय। इतने लंबे संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद आखिरकार वो समय आया जब ये आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचे। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का जज्बा देखने को मिला। बीकानेर में कुम्हाराम आर्य और मघाराम वैद्य ने जलकर और बेदखली के खिलाफ मोर्चा संभाला। भरतपुर में भोजी नंबरदार ने नई राजस्व दरों का विरोध किया और मारवाड़ में जयनारायण व्यास जैसे नेताओं ने तौल आंदोलन और डाबड़ा कांड के बाद अभूतपूर्व चेतना जगाई। हर इलाके की चुनौती अलग थी, लेकिन मकसद एक ही था, शोषण से मुक्ति। 1930 के दशक के अंत तक आते आते एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ये सारे किसान आंदोलन नवगठित प्रजामंडलों के साथ जुड़ गए। अब ये सिर्फ टैक्स माफी की मांग नहीं थी, बल्कि नागरिक अधिकारों की एक मजबूत राजनीतिक लड़ाई बन चुकी थी। इसके भारी दबाव में 1941 में बिजौरिया में किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गई और आखिरकार 1947 के बाद आज़ाद राजस्थान में इस जागीरदारी व्यवस्था और दमनकारी लागबाग का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। इन गुमनाम किसानों का ये अविश्वसनीय साहस और उनका दशकों लंबा शांतिपूर्ण संघर्ष भारत के स्वतंत्रता संग्राम की हमारी समझ को किस तरह एक नया नजरिया देता है। ये इतिहास का वो छिपा हुआ पन्ना है जो हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली आज़ादी की नींव इन्हीं साधारण लोगों ने रखी थी। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा।